सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। इसके पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जो प्रश्न अभ्यास का क से घ तक का जो व्याख्या है उसकी पढ़ाई हो चुकी है। आज हम लोग उसका जो शेष भाग अंगों से झ तक के गद्यांश का जो प्रश्नोत्तर और व्याख्या है इसको पढ़ेंगे। तो सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अंगों में जो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि संदर्भ कैसे लिखना है, आप उसको लिख लेंगे। जो दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके बता देना चाहता हूँ कि गद्यांश का व्याख्या कहाँ से कैसे करना है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे मित्र की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। कहने का तात्पर्य है कि इसका व्याख्या कैसे करेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी बच्चे लोग परीक्षा में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। जैसे ये जो व्याख्या जो है ना, यह अधूरा लग रहा है। इसके आगे अगर आप यहीं से इसका व्याख्या करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। तो यह कर्तव्य मैंने कौन सा कर्तव्य, तो उसका जब आगे से उसका अर्थ लेंगे तब वो सही पूरा होगा। जैसे देखिए, अब सीधे आप यहाँ से शुरुआत से आप यहाँ लेकर के आइए यहाँ तक कि यह कर्तव्य यानी कौन सा कर्तव्य, तो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको व्याख्या करने का तरीका सिखा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा दूसरे ढंग से पढ़ाता हूँ, अलग हट करके पढ़ाता हूँ। मैं रटवाने का कार्य नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँ वो लंबे समय तक आपके मनोमस्तिष्क में बना रहे, ताकि इसको रटने की जरूरत न पड़े। जैसे ही वो पैराग्राफ आपके सामने आए, आप तुरंत उसका व्याख्या कर सकें। तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे कि सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि अपने मित्र के मन को बढ़ाना, उसका साहस दिलाना, और वह अपने स्वयं के सामर्थ्य से कुछ बेहतर काम कर जावे, अपने सामर्थ्य से अधिक काम कर जावे। यह कार्य होता है सच्चे मित्र का। ऐसी प्रेरणा देना सच्चे मित्र का कार्य होता है। तो अब व्याख्या आप यहाँ से लेंगे तब इसका सही एक भावार्थ समझ में आएगा, नहीं तो आप जिसे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो अधूरा सा लगेगा। तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चे मित्र का यह कर्तव्य है कि महान कार्य करने के लिए अपने मित्र के मन को बढ़ाना, उसको साहस दिलाना, और उसको ऐसी प्रेरणा प्रदान करना कि अपने सामर्थ्य से कुछ बड़ा कार्य कर जावे। और ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है, यह कर्तव्य उसी से पूरा हो सकता है जो स्वयं भी दृढ़ चित्त का हो और सत्य का संकल्प करने वाला हो। इसलिए हमें हमेशा ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। इस तरह से यह आपका व्याख्या होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप व्याख्या करने का तरीका बड़ी सरल ढंग से समझ रहे होंगे। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहनी चाहिए, तो देखिए इसी में उसका उत्तर भी है। हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, तो जिसके अंदर हमसे अधिक आत्मबल है वैसे मित्रों की खोज में हमें रहना चाहिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, च च का जो पहला प्रश्न वही है,
गद्यांश का संदर्भ, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला प्रश्न हमेशा गद्यांश का संदर्भ ही रहेगा, और मैं आपको इसके पहले बार बार बता चुका हूँ कि गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है। अब सीधे हम लोग आते हैं गद्यांश की व्याख्या पर। तो गद्यांश की व्याख्या है, यह मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ भी बता देना चाहता हूँ। देखिए जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निराशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। इतना अंडरलाइन है। तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे? शुक्ल जी कहते हैं कि जो अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहता है, मतलब जो अपने इंद्रियों को अपने बस में न करके खुद अपने इंद्रियों के बस में रहता है, और जिसका हृदय हमेशा नीच विचारों और बुरे विचारों से कलुषित रहता है, ऐसे नाश के तरफ अग्रसर होने वाले लोगों को पाप के अंधकार में गिरते हुए देख करके ऐसा कौन सत्पुरुष नहीं होगा, ऐसा कौन उदारवादी व्यक्ति नहीं होगा जो उस पर तरस नहीं खाएगा। अर्थात हर एक सत्पुरुष, हर एक उदारवादी व्यक्ति ऐसे लोगों पर तरस खाएंगे जो अपने इंद्रिय विषयों में हमेशा लिप्त रहते हैं, और उनके विचार हमेशा कलुषित रहते हैं, दूषित रहते हैं, और उनके मनोमस्तिष्क में हमेशा बुरे विचार ही आते रहते हैं। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए? तो यहाँ देखिए, मैं प्रश्न का उत्तर बोल नहीं रहा हूँ कि आप लिखें, मैं आपको उत्तर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। जहाँ आपका अंडरलाइन रेखांकित अंश खत्म होता है, उसके आगे देखिए, ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। यहाँ क्या लिख रहा है प्रश्न? हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए? तो ऐसे प्राणियों का, तो कैसे प्राणियों का? जो अंडरलाइन है इसका उत्तर हो जाएगा। माने इसका उत्तर होगा कि जो इंद्रिय विषयों में हमेशा लिप्त रहते हैं, जो हमेशा बुरे विचारों से दूषित रहते हैं, ऐसे लोगों का साथ या ऐसे प्राणियों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 6, गद्यांश का संदर्भ वही हो जाएगा, आप लिख लेंगे। और जो दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखिए, इसके पहले पढ़ाते समय इस पर पूरा विशद वर्णन किया गया था, इसका पूरा व्याख्या किया गया था। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। इसका व्याख्या अगर आप पढ़े होंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके दिमाग में वो पूरा अभी भी चल रहा होगा। जैसे मैं बताया हूँ कि बुरे लोगों का संगत एक बीमारी के समान, एक ज्वर के समान होता है, जो बहुत खतरनाक होता है। वह धीरे धीरे कब हमें अपने आगोश में ले लेता है, धीरे धीरे कब हमें अपने बस में कर लेता है, हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि कुसंगत का जो सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये है कि वह हमारे नीति और सद्वृत्ति का तो नाश करता ही करता है, और हमारी बुद्धि का भी नाश कर देता है। यानी हमारी नीति का भी नाश करता है, हमारी सद्वृत्ति का भी नाश करता है, और हमारी बुद्धि का भी नाश कर देता है। यानी हमारा जो चरित्र है, हमारे उत्तम चरित्र का भी नाश कर देता है। हमारे अंदर जो नीति है, जो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार हैं, उन विचारों को भी नष्ट कर देता है। और आगे कहते हैं शुक्ल जी कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैर में बधी हुई चक्की के समान होगी। माने अगर किसी गलत लोगों का साथ हमें मिल गया तो हमारे पैर में बधी हुई चक्की के समान होगा, जो हमेशा अवनति के गड्ढे में, माने बुराई के गड्ढे में हमेशा
खिसकाती हुई लेकर चली जाएगी। ये इसका व्याख्या होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको व्याख्या समझ में आ गया होगा और आप इसको बहुत ही बेहतर ढंग से कर भी सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। प्रश्न को पढ़िए और समझिए। कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो कुसंग का ये प्रभाव होता है, आप देखिए अंडरलाइन में पढ़ सकते हैं। माने कुसंग से हमारी नीति, हमारी सद्वृत्ति और हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि कुसंग से हमारी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश हो जाता है। तो फिर इसमें अथवा करके जो प्रश्न दिया हुआ है, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी में दिया है, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न है, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, तो इसको समझिए। कुसंग यानी अगर हम किसी गलत लोगों का साथ पकड़ते हैं तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, और अच्छे लोगों के साथ पकड़ते हैं तो क्या असर पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कुसंग से ऐसा असर पड़ता है हमारे जीवन में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कुसंगति हमारे पैर में बंधी हुई चक्की के समान होती है, जो हमें हमेशा नाश के गड्ढे में या विनाश के गड्ढे में खींचती हुई लेकर के चली जाती है। जबकि अच्छी संगत एक ऐसा मजबूत आधार का काम करता है जो हमें निरंतर उन्नति के शिखर पर पहुंचाता चला जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप अपने भाषा में भी जैसे चाहे बना करके लिख सकते हैं, लेकिन मूल भाव नहीं बदलनी चाहिए। अब आते हैं ज। ज में है रेखांकित अंश दो जगह अलग अलग करके दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला प्रश्न फिर मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि संदर्भ है तो आप उसको लिख ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो है दो जगह आपका ये अंडरलाइन किया हुआ, एक यहाँ से है और एक यहाँ से है। देखिए, पहला है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। बहुत अच्छी पंक्ति है कि जिस प्रकार मनुष्य एक बार कीचड़ में अपना पैर डाल देता है तो आगे कीचड़ में अपना पैर डालता हुआ चला जाता, वह नहीं समझता है कि हमारा पैर कहाँ पड़ रहा है, अर्थात वो कीचड़ से घृणा नहीं करता है। जब तक उसका पैर कीचड़ में नहीं पड़ा है तब तक वह कीचड़ से घृणा करता है, लेकिन जैसे उसका पैर कीचड़ में पड़ जाता है फिर वह कीचड़ से घृणा करना बंद कर देता है और उसमें आगे और बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर आगे जो दूसरा जो दिया हुआ अंडरलाइन, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। तो ऊपर वाले अंडरलाइन से नीचे वाले अंडरलाइन का तार जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में जो शब्द जो छूटा हुआ है उसको पढ़े बीच से, क्योंकि अगर बीच से उसके शब्दों को नहीं लेंगे तो दोनों का अर्थ में थोड़ा सा विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका व्याख्या करेंगे। अब फिर एक बार मैं आपको अलग ढंग से मैं व्याख्या समझा रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, उसको अपने भाषा में बना करके आप लिखेंगे, मैं केवल आपको एक व्याख्या करने का तरीका बता रहा हूँ। कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य का पैर अगर कीचड़ में पड़ जाता है तो फिर वह उसका पैर आगे कीचड़ में कहाँ पड़ता है उसको उसका होश नहीं होता, उसका ध्यान नहीं रहता है, अर्थात वह कीचड़ में आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसी प्रकार कि जब हम किसी गंदे लोगों के संगत में पड़ जाते हैं या हमारे अंदर एक गंदे विचार आ जाते हैं तो शुरुआत में तो हम उस गंदे विचार से घृणा करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर वो गंदे विचार आते हैं धीरे धीरे हम भी उसके तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं और हमारा विवेक कुंठित हो जाता है और हमें अच्छे बुरे की पहचान रह ही नहीं जाती है और धीरे धीरे हम भी जो है उस बुराई के भक्त बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से
जो अगला प्रश्न है, हृदय को उज्ज्वल रखने का क्या उपाय है? तो यहाँ देखिए, सबसे अंतिम लाइन यहाँ मैं आपको हाइलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, हुँ, अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक बनाए रखने का अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। तो इसको अपने स्तर से आप बना करके लिख सकते हैं और आशा करता हूँ कि आप जो 10 में चले गए हैं तो इसको बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट थोड़ा-सा कर दे रहा हूँ कि बुरी संगत से बच कर के रहना ही हृदय को उज्ज्वल करने का सबसे सरल उपाय है। बुरी संगत से बच कर रहना यानी बुरी संगत से दूर रहना हृदय को उज्ज्वल बनाए रखने का एक सहज और सरल उपाय है। ठीक है? तो ये आपका ये भी पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर झ के तरफ और इसका जो प्रश्नोत्तर है, देखिए 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या और बुराई की प्रकृति कैसी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, बहुत से लोग, यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता देना चाहता हूँ, यहाँ देखिए। हम्म, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी सी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिसमें उसकी पवित्रता का नाश होता है। ये इतना अंडरलाइन है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग इस संसार में हैं जिनके साथ अगर हम थोड़े समय के लिए बैठ जाएं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। इतनी भद्दी भद्दी, इतनी अश्लील, इतनी गंदी बातें करते हैं जो हमारे कानों में कभी पड़नी नहीं चाहिए। और वो अश्लील बातें हमारे जब चित्त पर पड़ता है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव डालता है और हमारे चित्त की पवित्रता का नाश कर देता है। तो इस प्रकार ये आपका ये व्याख्या हो जाएगा। और जो इसका प्रश्न है, बुराई की प्रकृति कैसी होती है, बुराई की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका उत्तर ये सबसे अंतिम वाली लाइन में आपको मिल जाएगा। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कि बुराई हमारे मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। बुराई हमारे मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। ये आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहीं तक ये 6 तक दिया हुआ है अनुच्छेद का व्याख्या करने के लिए। तो इस तरह से आज यह पहला पाठ, इसका व्याख्या और अभ्यास का जो प्रश्नोत्तर है, ये सब कुछ समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले